नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी के अंदर एक व्यक्ति ने कोर्ट में जज के सामने कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जज साहब आप मुझे सजाए मौत दीजिए, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मैं मौत की सजा चाहता हूं। इस कहानी के अंदर कातिल ने कत्ल से लेकर कोर्ट के अंदर बसने तक का प्लान तैयार कर रखा है और पुलिस ने भी इस पूरे केस को बमुश्किल सॉल्व किया है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह इसके किरदारों और जगह के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला साल 2010 के महाराष्ट्र के पुणे का है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है वैशाली, जो कि एक 32 साल की शादीशुदा महिला है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है संतोष भूकल, जो कि वैशाली का प्रेमी है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार वैशाली का पति है, पुलिस है और कोर्ट है, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब ये मामला यानी ये कहानी साल 2008 से शुरू होती है। संतोष एक आर्किटेक्ट होता है, उसकी कंपनी होती है। अब उस कंपनी के अंदर वो वैकेंसी निकालता है, जिस वैकेंसी का पता वैशाली को लगता है और वैशाली अप्लाई करती है। वैशाली का सिलेक्शन हो जाता है, उस कंपनी के अंदर एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन करने के बाद वैशाली काफी ज्यादा खुश, क्योंकि अब परिवार के अंदर डबल इनकम आएगी, पति और वो दोनों मिलकर कमाएंगे। अब सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, कई दिन ऐसे निकल जाते हैं और हफ्ते फिर महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इसी बीच वैशाली से एक गलती होती है। गलती ये कि वो अपनी कंपनी के मालिक संतोष के झांसे में आ जाती है और वो उससे प्रेम करने लगती है। संतोष और वैशाली के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है, यानी अवैध संबंध हो जाते हैं और उसके बाद होते हैं, जबकि वैशाली एक शादीशुदा महिला है, उसी के बाद संतोष भी एक शादीशुदा इंसान है। यानी वैशाली अपने पति को धोखा देती है और संतोष के साथ रिश्ता शुरू कर देती है। रिश्ता धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों की नजदीकियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस रिश्ते के अंदर भी समय गुजरने लगता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कभी नहीं छूटता। इसी तरह से वैशाली के पति को ये पूरा जो मामला था दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का पता चल जाता है। इसको लेकर वैशाली और उसके पति में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है तो दोनों अलग होने का डिसीजन लेते हैं और वैशाली अपने पति को छोड़कर अलग रहना शुरू कर देती है। जब अलग रहना शुरू कर देती है तो संतोष का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब तो पति भी नहीं है। मेल मिलाप और ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा समय देने लगते हैं, रात बिताने लगते हैं। एक संतोष उसी के पास, उसी के घर पर यानी फ्लैट पर रुकना भी शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे इस सारी चीज को भी समय गुजरने लगता है। वक्त आ जाता है साल 2010 का। अब वैशाली संतोष से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जब संतोष ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान परेशान कि आखिर शादी की बात कहां से आ गई। अब इसको लेकर संतोष और वैशाली के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में अक्सर शादी की बात होती, संतोष मना करता, वैशाली कहती नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी, उसके पास पहुंच जाऊंगी। एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू करती है, लेकिन वह संतोष जो है किसी भी तरह से बात को संभाल लेता है। अब जब लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वो कंपनी जाना भी बंद कर देती है वैशाली, क्योंकि उसकी प्रेमिका बन जाती है। तो धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और तकरीबन 6 महीने ऐसे ही चलता रहता है और इसी बीच संतोष अपने रास्ते से वैशाली को हटाने का प्लान तैयार करता है, क्योंकि वैशाली उसे शादी के लिए काफी ज्यादा फोर्स करने लगी थी और वो वैशाली से शादी नहीं करना चाहता था। प्लान ऐसा तैयार करता है कि वो पुणे से काफी यानी 70 किलोमीटर की दूरी पर महाबालेश्वर एक जगह है, एक गांव टाइप के इलाके में
वो कुछ गज जमीन खरीदता है और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनवाता है। और इस गेस्ट हाउस को बनने में तकरीबन 2 महीने का समय लगता है और इसी बीच वैशाली से वो लगातार मिलता रहता है और लड़ाई झगड़ा बंद कर देता है। काफ़ी प्यार से बात करता, बहला फुसला के उससे बात करता, अपने झांसे में उसे बनाए रखता था। अब वैशाली जब ऐसा उसके व्यवहार में चेंज देखती है तो वैशाली को लगता है कि संतोष भी जो है वो बदल रहा है और हो सकता है ये है कि ये भी मुझसे आगे शादी कर ले। अब गेस्ट हाउस बन के 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, लेकिन जो वो गेस्ट हाउस तैयार कराता है उसके बाथरूम का जो वो गड्ढा है वो उसे नहीं भरता और मजदूरों से कहता है कि सब में टाइलें लगा दो लेकिन बाथरूम को छोड़ दो, मैं इसके अंदर कुछ और करूंगा, कुछ अलग डिजाइन जो है हम वो ट्राई करेंगे। अब बाथरूम का काम नहीं होता, यानी वो जो फर्श होता है वो कच्चा ही रहता है, गड्ढा रहता है पूरा। अब वैशाली को संतोष उस गेस्ट हाउस पर लेके जाता है और उस गेस्ट हाउस को ले जाकर दिखाता है, कहता है कि भाई आने वाले समय में हम यहीं पर रहा करेंगे और अपने जो फुर्सत के पल होते हैं वो यहीं पर बिताया करेंगे। वैशाली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस गेस्ट हाउस को देखकर। ये भी कह देता है कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने बनवाया है। अब रात का समय हो जाता है, दोनों के बीच बातें चीतें शुरू हो जाती हैं। इसी बीच ड्रिंक भी शुरू हो जाती है, तो वो वैशाली को ड्रिंक बना कर देता है और ड्रिंक के अंदर कुछ नींद की गोलियां मिला देता है। वैशाली उस ड्रिंक को जैसे ही पीती है तो वो नशे के कारण और नींद की गोलियों का असर होने के कारण एकदम बदहवास सो जाती है, उसे कोई होश नहीं रहता है। अब यही देखते हुए वो मौके का फायदा उठाता है और एक रस्सी से वैशाली का गला घोट देता है। गला घोटने के बाद वो वैशाली की डेड बॉडी को उस बाथरूम के गड्ढे में, यानी जो उसने प्लान के तहत भरवाया नहीं था, उसमें दबा देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है, बजरी डाल देता है, यानी वैशाली को जमीन के अंदर दफन कर देता है गला घोटने के बाद। और इसी बीच उसका अपने आप को बचाने का अब प्लान तैयार होता है। वैशाली का जो मोबाइल होता है वो अपने एक कर्मचारी को देता है और कर्मचारी को महाबालेश्वर भेज देता है। महाबालेश्वर भेजने के बाद एक मैसेज टाइप करवाता है उसके फ़ोन से और उस मैसेज के अंदर ये लिखवाता है कि लिखो कि मुझे एड्स हो चुका है और मैं अब अपने परिवार से बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, मैं एकांत में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, मुझे अब ढूंढने की कोशिश मत कर। इस तरह का वो मैसेज होता है और उसके परिवार को वो उसके नंबर से सेंड करवा देता है तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद अपने कर्मचारी को फ़ोन देकर। अब जैसे ही घर वालों के पास ये मैसेज पहुंचता है, घर वाले तुरंत कॉल करते हैं तो वैशाली का नंबर ऑफ, क्योंकि वो व्यक्ति जो मैसेज करता है वो उसके फ़ोन को और सिम को तोड़ के फेंक देता है। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, ऐसे ही करते हुए 4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जब वैशाली का कुछ पता नहीं चलता है तो उसके परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके सबसे पहले पति से संपर्क किया जाता है, पति से पूछा जाता है कि वैशाली आई है या नहीं आई है, तो पति कहता है जी मैं तो काफ़ी समय से अलग ही हो चुका हूँ, आपको पता है, मेरा तो अब उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, वो मेरे पास नहीं आई है। अब उसकी फैमिली पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखाती है। अब पुलिस को इस पूरे केस के बारे में जब पता चलता है कि वैशाली गायब हो चुकी है, कंप्लेंट लिखती है और जांच में वो जुट जाती है। जांच में जुटने के बाद सबसे पहले उसके मोबाइल नंबरों का पता किया जाता है। अब मोबाइल नंबर पर जैसे ही कॉल करते हैं तो पता चलता है कि सिम तो है ही नहीं, यानी फ़ोन ऑफ जा रहा है, तो कैसे संपर्क करें। कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि पुणे से 70 किलोमीटर दूर लास्ट टाइम पे सिम एक्टिव था जहां से ये मैसेज आया था और उसके बाद वहां से कोई लोकेशन ही नहीं है। तो पुलिस कैसे ढूंढे, अब वहां भी पहुंचती है, वहां भी कुछ पता नहीं चलता है, पूरी तरह से जांच करने में लगी हुई होती है हर एंगल से। लेकिन यहाँ पे पुलिस ये भी पता करती है कि कहीं कोई दूसरा सिम तो नहीं है, उसकी आईडी की जांच की जाती है। अब पुलिस को पता चलता है कि वैशाली की आईडी पर 2 सिम एक्टिव हैं, एक तो वो जो बंद हो चुका है और एक है जो किसी दूसरे फ़ोन में है। और ये भी देखती है कि वैशाली के फ़ोन पर उसी के नंबर से काफ़ी ज़्यादा बातचीत की गई है, काफ़ी ज़्यादा कई बार उस नंबर से कॉलें आई हैं।
तो वो उस नंबर का पता लगाने शुरू करती है जो एक्टिव होता है। लेकिन पुलिस को पता ये चलता है कि वो सिम भी, वो फोन भी कहीं दूसरी जगह पर है। अब पुलिस काफी ज्यादा हैरान परेशान कि भाई जांच करें तो कैसे करें, पता करें तो कैसे करें। लेकिन और कॉल डिटेल निकाली जाती है और चीजें खंगाली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को सिम के जरिए ही ये क्लू मिलता है कि संतोष का इस पूरे केस में रोल हो सकता है, क्योंकि जो उसका पति होता है वो यही बताता है कि वैशाली का प्रेमी संतोष है। अब पुलिस उसके पति के बयान पर और कॉल के आधार पर संतोष को उठा लेती है। संतोष से पूछताछ करती है कि बताओ भाई वैशाली कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या हुआ था। तो पुलिस की जांच में टूट ही जाता है, क्योंकि पुलिस जब अपने तरीके से जांच करती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कई बार कि बाल की खाल भी निकाल लेती है और अपराधी कभी भी पुलिस से नहीं जीत पाता है। और टूटने के बाद वो बताता है कि मैंने ही वैशाली का कत्ल किया है और इन कारणों की वजह से किया है। फिर वैशाली को के पास लेके जाता है, यानी पुलिस को वो उस गेस्ट हाउस में लेके जाता है और बताता है कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है। डेड बॉडी को पुलिस निकालती है, डीएनए टेस्ट कराती है, तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई बॉडी तो वैशाली की है और जो है उसी का खून हुआ है। अब इस केस के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद तकरीबन साल 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूं कि कोर्ट में केस दाखिल होने के बाद 2013 में जज उसे सारे सबूत मिलने के बाद, क्योंकि 36 गवाह थे इस पूरे केस में, तकरीबन सजाए मौत सुनाता है और कहता है कि सारे सबूत, सारे केस जो हैं वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सही सिद्ध हो रहे हैं, तुम आरोपी हो, तुम दोषी हो, तुमने ही मर्डर किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, सब कुछ खुद उगलने के बाद, सब कुछ पुलिस को बताने के बाद, वो कोर्ट में बार बार यही कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। अब जज भी हैरान परेशान कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जब कोर्ट उसे सजा सुना देता है और सजा सुनाने से पहले कुछ प्रोसेस चलता है, यानी उसे दोषी ठहरा देता है और दोषी ठहराने के बाद जो 2 दिन का समय होता है उसमें सजा का ये डिसीजन होता है कि सजा कौन सी मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। अब वो दिन आता है जिस दिन उसको सजा सुनाई जानी होती है, तो सीधा सीधा कोर्ट कह देता है कि तुम दोषी हो, अब हम तुम्हें सजा सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे से कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है इस पूरी मामले पर। तो वो यही कहता है कि कोर्ट जज से कि मैं देखिए निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मगर आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे आप मौत की सजा दीजिए। अब जैसे जज कहता है, सुनता है, तो जज भी हैरान कि भाई एक तो तू अपने आप को बता रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया, सारे सबूत तेरे अगेंस्ट हैं, सारे सबूत यही बता रहे हैं कि तुम ही दोषी हो, लेकिन तुम खुद को निर्दोष बता रहे हो, मगर ये क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे फांसी की सजा दीजिए, मैं मौत की सजा चाहता हूँ। तो फिर वो बताता है कि देखिए जज साहब, कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा मुझे भी था कि पकड़ा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि गुनाह करके शायद ही कोई बच पाता है। पहले नहीं एहसास था, लेकिन बाद में मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद बचना मुश्किल है, क्योंकि जब पुलिस धीरे धीरे पर्दे खोल रही थी तभी मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आपसे मौत की सजा मांगूंगा। और वो इसलिए मांगूंगा क्योंकि अगर आप मुझे मौत की सजा सुनाएंगे तो फिर मैं इस केस को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करूंगा। और हाई कोर्ट के अंदर इसलिए चैलेंज करूंगा क्योंकि मुझे मेरी सुनवाई वहां पर जल्दी होगी। और होता भी ऐसा ही है कि जब भी कोई सजाए मौत वाले केस को जब सुनाई जाती है तो कोर्ट जो है वो उस कैदी की, उस कातिल की सुनवाई जो है जल्दी करता है, क्योंकि मौत का ये मामला होता है। लेकिन वहीं कोर्ट जब उम्र कैद की सजा सुनाता है तो ये केस कई साल चलता रहता है,
चलता रहता है और आरोपी जो है उसमें सजा अपनी काटता रहता है। लेकिन वो इसलिए चाहता था मौत की सजा क्योंकि सुनवाई कोर्ट के अंदर जल्दी हो जाए, और वो अगर हाई कोर्ट भी उसकी बात ना माने तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और तब तक किसी ना किसी तरीके से बचने का वो रास्ता निकाल ले, यानी अपने आप को बेगुनाह साबित कर दे। जबकि उम्र कैद की अगर उसे सजा मिलती तो फिर काफी लंबा समय गुजर जाता। लेकिन कोर्ट ने उसकी इन दलीलों को नहीं माना। लोअर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा ही सुनाई और फिर उसके बाद साल 2013 में बॉम्बे की हाई कोर्ट ने संतोष की सजा बरकरार रखी और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्योंकि उसने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। लेकिन ये हमारे देश की इन कार्य प्रणालियों पर कई सवाल भी खड़े करते हैं कि देखिए कातिल कितना ज़्यादा शातिर है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपनी जल्दी सुनवाई करने के लिए किस तरह से मौत की सजा मांग रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, इस कहानी के अंदर आपको क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और तमाम इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना, क्योंकि मैं रोज रात को आपके लिए इसी तरह की कहानी लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।